नमस्कार। इस समय हमारे साथ हैं अजय पाठक और आज हम इनसे बात करेंगे हाल ही में उपराष्ट्रपति, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जिस तरह के खुलासे हुए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में आकर कहा कि हामिद अंसारी के बुलावे पर वो भारत आए और यहां पर आकर के कम से कम 15 राज्यों में जाकर के उन्होंने खुफिया जानकारी प्राप्त की और जाकर पाकिस्तान की आईएसआई, जो कि वहां की स्पाई एजेंसी है, उसको वो जानकारियां, खुफिया जानकारियां दी। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अजय पाठक जी मौजूद हैं। तो अजय जी, आप हमें बताइए कि जो भी ये कनेक्शन खुल करके आ रहा है कि पाकिस्तान से एक पत्रकार आता है और भारत आकर के यहाँ की खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को सप्लाई करता है, और जब ये चीजें सामने आती हैं कि उस समय कांग्रेस का शासनकाल था और देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर वो यहां आता है, तो इससे देश में एक अलग तरह का माहौल खड़ा हो गया। कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि इस तरह की चीजें क्या पहले से कांग्रेस के शासनकाल में होती आई हैं और इनको रोकना कितना जरूरी है? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये देश के एक तरह से सुरक्षा पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। हम एक आम आदमी अपना मेहनत करके कमा रहा है, टाइम पे टैक्स दे रहा है, किसी चीज़ का हेर फेर हम जानते नहीं। हम कानून और कायदे को इतने अच्छे से मानते हैं जैसे कि वो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट हो। इस ढर्रे पे चलने वाले हम लोग जो देश को हमेशा आगे लेके जाना चाहते हैं, और जब हमें ये सुनने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े गरिमापूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग जासूसी कर रहे हैं हिंदुस्तान की, और हमारी जो सबसे बड़ा दुश्मन संस्था है वो आईएसआई है आज की डेट में, और आईएसआई को सारी हमारी जो खुफिया रिपोर्टें हैं, खुफिया जानकारियां हैं, वो वहाँ पाकिस्तान जा रही हैं। अब इस हिसाब से तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आपसे निवेदन है, सरकार बदल चुकी है। 2014 में हम लोगों ने बदल दिया है इस देश के रुख को, वरना आज हमारा भी हाल श्रीलंका के जैसा होता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर 2014 में हम हिंदुस्तानियों ने एक होके ये निर्णय ना लिया होता कि कांग्रेस को हटाया जाए, तो वो परिवार भी हमारा वही हाल करता जो आज राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में किया है। इफ आई एम करेक्ट, राजपक्षे डायनेस्टी वहाँ चल रही थी, राइट। सो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी, आपसे निवेदन है, देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियाँ इनके पीछे लगाइए। और हामिद अंसारी अगर इस चीज़ में संलिप्त हैं, जो कि इनके पिछले बयानों से भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के उपराष्ट्रपति होने के बाद भी उनके कई बयान ऐसे हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं झलकती है। तो मोदी जी, आपसे निवेदन है, अमित शाह जी, आपसे निवेदन है कि बड़ी से बड़ी अपनी जो एजेंसियां हैं, लाइक एनआईए, रॉ, आईबी, जो भी आप लगाना चाहें, ये लगाइए और इस मामले के एकदम जड़ तक पहुंचिए। और एक आपसे निवेदन और है कि कृपया, ये चीज मैं सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऊपर बोल रहा हूं, कृपया गरिमापूर्ण और इतने बड़े बड़े पदों पे बैठाने से पहले भी उस शख्स का, वो किसी भी धर्म से हो और किसी भी जाति से हो, उस इंसान का सबसे पहले सारी की सारी कानूनी कार्रवाई और सब कुछ उसका हिसाब किताब देख के ही ऐसे गरिमापूर्ण पदों पे बिठाया जाए। ये मैं कहना चाहूंगा इस टॉपिक पे। देखिए, इस समय पुराने भी कुछ मुद्दे खुल करके सामने आए हैं। रॉ के पूर्व ऑफिसर एनके सूद, उनके जो उन्होंने आज से 3 साल पहले ट्वीट किए थे, हामिद अंसारी पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, वो भी अब खुल करके दोबारा से सामने आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हामिद अंसारी पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं। तो एनके सूद के जो ट्वीट थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तेहरान में वो ड्यूटी कर रहे थे और वहां पर हामिद अंसारी राजदूत थे, उस समय भी हामिद अंसारी की वजह से उनको वहां पे जो रॉ के ऑफिसर्स थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब इस तरह की बातें खुल करके दोबारा से सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कि पहले भी इस तरह की चीजें, वो ना सिर्फ 2011 में इसको नुसरत मिर्जा को इनवाइट करने की बात है, बल्कि बाकी देशों में भी जब वो राजदूत थे तो राजदूत रहते हुए भी वहां पर हमारे जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? इस पे मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमारे देश में देखी जानी चाहिए। अगर एक परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, ये मेरा मानना है, अगर एक परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, खास करके देश की सुरक्षा के खिलाफ जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो उस पूरे के पूरे परिवार को किसी भी सरकारी संस्था, किसी भी सरकारी सब्सिडी और किसी भी सरकारी पद के लिए पूरे खानदान को बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो भाई साहब बता रहे हैं, रॉ एक बहुत ही बड़ा नाम है
और जितना मैंने सुना है, देखा है रॉ के बारे में, ये वो लोग हैं, अगर हमारा कोई सैनिक बॉर्डर पे बलिदान होता है तो उसको चक्र मिलता है, उसको शौर्य चक्र मिलता है, उसको दुनिया भर का सम्मान दिया जाता है उसको। लेकिन ये वो लोग हैं रॉ वाले जो दूसरे देशों में जाके बलिदान दे देते हैं और उनको इंडिया एक्सेप्ट भी नहीं करता, अगर मैं सही हूं तो, जितना मैं रॉ के बारे में जानता हूं। तो अगर रॉ के अधिकारी ये सब चीज कह रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकते। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मोदी जी, अमित शाह जी, इसके मामले के जड़ तक जाइए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं हमेशा प्रोफेसर एक्स रॉ डायरेक्टर RSN सिंह जी को सुनता हूं, जो कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ आते हैं वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चैनल पे। वो भी एक्स रॉ के डायरेक्टर हैं और वो भी 26/11 के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स, जिसमें 26/11 के पीछे की काफी कहानी जड़ तक लिखी गई है। तो कृपया उसको भी संज्ञान में लें और उस मामले के भी जड़ तक जाके कार्रवाई करें और बातचीत करें। इसी मुद्दे पर एक और नाम सामने आ रहा है, वो है जफरुल इस्लाम खान का, जो मिली गजट नाम से एक अखबार चलाते हैं। और उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उन्होंने भी न्योता भेजा था। और अब जब उनका नाम खुल करके सामने आया तो वो दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी का जो आयोग रहता है उसके चीफ भी रह चुके हैं। तो जो लोग देश की जनता के टैक्स के पैसे पर जिनको जो है पे मिलती है, वो अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, वहां एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, एक पाकिस्तान देश से वहां के जो पत्रकार हैं उनको बुला करके यहां पर स्पाई का काम करवाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कुछ सरकार की तरफ से जिनको पद पर बिठाया गया और हमारे टैक्स के पैसे पर उनको जो है वो अपना घर चला रहे हैं, तो और इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाने के बाद आपका उनके लिए क्या कहना है? देखिए जी, ये एक बहुत ही बड़ी, ये एक बहुत मैं क्या कहूँ, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, मेरा मानना ये है, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस अपने राष्ट्र में, अपने देश में याकूब मेनन जैसे लोगों के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलते हुए देखे हैं। तो जब इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की कानून व्यवस्था हमारे देश में है, तो किसी भी तरह के क्रिमिनल को शक्ति मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे बढ़े और काम करे, क्योंकि कानून तो हमारा लचीला है ही, जिससे वो बच भी सकता है। मैंने कई आतंकवादियों के केस देखे हैं जो लड़े जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहां से आता है वो पैसा? मैं एक आम आदमी हूं, मैं टैक्स पे करता हूं, लेकिन मेरे बस की, मेरी औकात के बाहर है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हायर कर पाऊं। लेकिन एक से एक आतंकवादी जो अच्छे परिवारों से नहीं है, बाद में पता चलता है किसी का स्कूल मास्टर का लड़का है, किसी का ये है, किसी का वो है, लेकिन उनके केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं। तो इस कानून का कोई फायदा नहीं है, देश नहीं बच पाएगा इस कानून से। इस मामलों में एंटी नेशनल कानून जो होता है उसको एकदम सख्त कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए और तुरंत सिर्फ और सिर्फ फांसी की कार्रवाई कीजिए। 4 ऐसे इंसिडेंट, 4 ऐसे काम करके दिखा दीजिए, 4 फांसियां दीजिए। ये पांचवा कांड होने में बहुत समय लगेगा, मैं बता रहा हूं, 5वां कांड भी शायद ना हो। बस कानून का भय पैदा कीजिए इस हिंदुस्तान में। शाहीन बाग किसान आंदोलन, जो कि सो कॉल्ड तथाकथित किसान आंदोलन था, मैंने इन सब में देख लिया, कानून व्यवस्था लचर पाई गई और लोगों को इससे लोगों से इससे हिम्मत मिलती है जो एंटी नेशनल काम करना चाहते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अजय पाठक, जिन्होंने बेबाक अंदाज में सरकार से ये मांग की है कि अगर हामिद अंसारी जैसे जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ऐसे लोग अगर इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज में सम्मिलित पाए जाते हैं तो इन पर संविधान के हिसाब से कड़े से कड़ा इन पर जो है रुख अपनाकर इनको सजा दी जाए और इन पर जो है शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी लोग जो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं वो इस तरह की हरकत ना कर सकें।